नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओसिया के यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है वो बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। और वो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी का हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। नाउ इससे पहले हमने जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो थी बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री। जो इससे पहले का जो टॉपिक था हमारा, वो टॉपिक कौन सा था? बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक था और उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक कौन सा है? टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं टिश्यू कल्चर क्या है या उत्तक कल्चर क्या है, उत्तक संवर्धन क्या है। तो पहले अपन बात करते हैं उत्तक से आप क्या मतलब समझते हो। उत्तक किसको बोलेंगे? उत्तक का मतलब है कोशिकाओं का वो समूह जो कोई निश्चित कार्य करने के लिए बना है या प्रतिपादित हुआ है। जैसे अगर मैं ये बात करूं कि आपके शरीर पे कोई मस्सा हो गया, सेल ग्रोथ हो, हम उसको टिश्यू नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है, अविभेदीकृत कोशिकाओं का समूह जो किसी निश्चित कार्य को करने के लिए रूपांतरित नहीं हुई है। लेकिन जो टिश्यू है उसका मतलब है कि कोशिकाओं का वो समूह जो किसी निश्चित कार्य को करने के लिए प्रतिपादित हुआ है। तो टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है? यहाँ कल्चर या संवर्धन का मतलब है कि कृत्रिम पोष पदार्थ पर इन टिश्यूज को या पादप उत्तकों को संवर्धन करवाना, कृत्रिम पोष पदार्थ पर उनको उगाना, जिसको अपन इन विट्रो टेक्निक भी बोलते हैं, पात्रे कल्चर भी बोलते हैं। तो जो इसकी हिस्ट्री की बात करें अपन, प्लांट टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री की, तो इसके इंट्रोडक्शन में अपन लेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई या प्लांट टिश्यू कल्चर का आइडिया कहाँ से आया। तो प्लांट टिश्यू कल्चर का आइडिया तब से ही आने लगा, या टिश्यू कल्चर का जो आइडिया है सेल के, वो तब से ही आने लगा जब स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। और चूंकि हम जानते हैं कि स्लाइडन और स्वान का कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो प्लांट हो चाहे कोई दूसरा जीव हो, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म किसका बना है? कोशिका या कोशिका जैसी संरचना से बना है। और जीवन की इकाई भी क्या है? कोशिका। तो जब उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जीवन की इकाई कोशिका है, तो साइंटिस्ट ने ये सोचे, वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि जब पूरा का पूरा जीव एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जीवन की इकाई एक सेल है, तो क्या हम एक सेल से पूरा जीव बना सकते हैं, वापस पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं। तो इनिशियली टिश्यू कल्चर के क्षेत्र में, एनिमल टिश्यू कल्चर के क्षेत्र में तो सफलता प्राप्त हुई, लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर के क्षेत्र में इनिशियली सफलता प्राप्त नहीं हुई क्योंकि पात्रे कल्चर में कोशिकाओं को वृद्धि करवाना संभव नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे साल दर साल अपन देखते हैं, जो 20वीं शताब्दी थी, उस 20वीं शताब्दी में अलग अलग साइंटिस्ट ने ईस्ट एक्सट्रैक्ट, माल्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट या नारियल पानी जो है उसको यूज में लेते हुए टिश्यू कल्चर की शुरुआत की। और उसके बाद में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है, जिनको हम प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं, उनकी खोज हुई। और आज की तारीख में हम देखते हैं कि टिश्यू कल्चर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है, जहां हम प्लांट के जो हैप्लॉइड प्लांट कल्चर के लिए, पादपों की किस्में डेवलप करने के लिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट उनसे प्राप्त करने के लिए, वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करने के लिए, इन सब के लिए टिश्यू कल्चर को हम उपयोग लेते हैं। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, एक्चुअल प्लांट टिश्यू कल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसमें कई सारे साइंटिस्टों का योगदान है। प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर सैकड़ों साइंटिस्टों का योगदान है, लेकिन कुछ गिने चुने वो साइंटिस्ट जिनकी वजह से जो मील के पत्थर साबित हुए प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। तो आज के टॉपिक में हम इन्हीं साइंटिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, उनके योगदान के बारे में चर्चा करेंगे, जिनकी वजह से प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो आज इस लेवल पर पहुंच सका है। तो उसमें सबसे पहला नाम आते हैं गॉटलिब हर्बर्ट का। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे गॉटलिब हर्बर्ट, और इनको हम प्लांट टिश्यू कल्चर का फादर भी बोलते हैं या फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं गॉटलिब हर्बर्ट को। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट थे गॉटलिब हर्बर्ट, उन्होंने उस वक्त तक के आधार का जो ज्ञान था उसको उपयोग करते हुए
आर्टिफिशियल माध्यम के रूप में नॉप का मीडियम, नॉप का गोल जो था या नॉप का मीडियम जो था उसको काम में लिया। साथ में उस गोल के अंदर उन्होंने कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर को, एस्पेरेजिन और पेप्टोन्स को डालते हुए अपना एक खुद का पोष पदार्थ बनाया, ठीक है ना। और उस पोष पदार्थ के ऊपर उन्होंने 3 अलग अलग प्लांट लिए। प्लांट कौन कौन से थे? एसर स्यूडोप्लांटिकम, लैमियम पर्पूरियम, दूसरा था आइकोनिया क्रेसिपस, तीसरा था आर्निथोगेलम और चौथा था पल्मोनेरिया। इन सब के उन्होंने विशिष्ट उत्तक लिए, अलग अलग उत्तक लिए। जैसे अगर अपन बात करें लैमियम पर्पूरियम और आइकोनिया जो था, इस प्लांट के उन्होंने पर्ण मध्योतक लीफ मीजोफिल जो था उसको लिया। दूसरा जो आर्निथोगेलम था उसकी उन्होंने बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस जो थी, उस एपिडर्मिस को लेकर प्लांट टिश्यू कल्चर शुरू किया। इसी तरह से जो पल्मोनेरिया प्लांट था उसकी रोम कोशिकाएं या हेयर सेल्स जो थी उनको लेकर उन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर शुरू किया इस माध्यम के ऊपर। हालांकि उन्होंने लंबे समय तक इन कोशिकाओं को इस पोष पदार्थ पर जीवित रखा, लेकिन वो इन कोशिकाओं को डिवीजन करवाने में या विभाजन करवाने में असफल रहे। यानी कि वो लंबे समय तक इस पोष पदार्थ पर उनको ग्रो तो कर पाए लेकिन उनको डिवीजन नहीं कर पाए। तो क्यों? क्योंकि उस वक्त तक साइटोकाइनिन या काइनेटिन जिसकी खोज नहीं हुई थी या किसी भी प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की खोज नहीं हुई थी। लेकिन इस पोष पदार्थ पर वो इनको लंबे समय तक जीवित रखने में सफल हुए। लेकिन इनको असफलता क्यों प्राप्त हुई डिवीजन की? क्योंकि इन्होंने बहुत ही हाईली डिफरेंशिएटेड सेल ली, विभेदीकृत, अत्यधिक विभेदीकृत कोशिकाओं का समूह इन्होंने लिया। अगर ये उसकी जगह पर नॉर्मल कोशिकाओं का समूह लेते या गाजर के उत्तक लेते तो शायद इनको सफलता पूर्ण रूप से मिल जाती। लेकिन चूंकि आर्टिफिशियल माध्यम पर या कृत्रिम पोष पदार्थ पर सबसे पहले पादप कोशिकाओं को उगाने का प्रयास इन्होंने ही किया, इसीलिए इनको हम फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं, गॉटलिब हैबर्टलैंड को। देन पी नोबेनकॉर्ट, ये भी फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे और इन्होंने भी लंबे समय तक जो टिश्यूज हैं उनको बहुत लंबे समय तक या असीमित समय तक पोष पदार्थ पर ग्रोथ करने में सफलता प्राप्त की। इसके साथ में लेकिन वे भी इनको विभाजन करवाने में या कोशिकाओं को विभाजित करवाने में असफल रहे। देन एक साइंटिस्ट का नाम आता है अपने सामने, प्रोफेसर पियर रोजर गोथरेट, जो कि सॉर्नबर्न विश्वविद्यालय पेरिस के अंदर या फ्रांस के अंदर है। यहाँ पर कार्य करते हुए उन्होंने मूल संवर्धन या कोशिकाओं के जो मूल थी, पेड़ पौधों की जो मूल थी या रूट्स थी, उनके संवर्धन का प्रयास किया, लेकिन इनको किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली। निराश होकर इन्होंने पौधों में घाव भरने की प्रक्रिया जो होती है कि पौधों के ऊपर जब घाव लग जाता है तो वो कैसे रीजनरेट होती है, कैसे वो वापस घाव भरता है, उसकी उन्होंने शुरू किया काम। लेकिन इस दौरान जो उन्होंने पहले जो टिश्यू कल्चर का काम कर रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने कौन कौन से प्लांट लिए थे, एसर स्यूडोप्लांटेनम, सेम्बुकस निग्रो और सेलिक्स क्रोप्रिया, इन सब की जो कैम्बियम उत्तक थे, इन कैम्बियम उत्तकों को उन्होंने ग्रोथ करना शुरू किया था। लेकिन चूंकि इनको रिजल्ट अच्छे नहीं मिले तो इन्होंने अपने इन टिश्यू कल्चर्स को अलमारी के अंदर रखकर छोड़ दिया और भूल गए। लेकिन कुछ समय बाद जब इन्होंने उन ग्रोथ पदार्थ के ऊपर स्वस्थ कल्चर्स को देखा, कैलस को देखा, कैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अविभेदीकृत कोशिकाओं का समूह, तो वो आश्चर्यचकित हो गए और इनको प्रथम बार यानी पियर रोजर गोथरेट को प्रथम बार कोशिकाएं विभाजित होती हुई दिखी। किसके अंदर? कृत्रिम पोष पदार्थ के ऊपर। और यहाँ से कैलस कल्चर का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से आया प्रोफेसर पियर रोजर गोथरेट के द्वारा। लेकिन इनका जो मेन कार्य था, उन्होंने कहा था गाजर के उत्तकों को
गाजर के जो उत्तक थे उनको असीमित समय तक ठोस पदार्थ पर इन्होंने ग्रोथ किया। 1939 के अंदर ही इन्होंने गाजर के जो उत्तक थे उनको असीमित समय तक ग्रोथ किया। देन इनका जो एक और योगदान था, वो योगदान था कौन सा, नॉर्मल सेल और ट्यूमरस सेल के बीच में डिफरेंस करना। नॉर्मल सेल और ट्यूमरस सेल जो थी या अर्बुद कोशिकाएं जिसको अपन कहते हैं, उनके अंदर इन्होंने विभेदीकृत किया और इसी के द्वारा उन्होंने हाइपर ऑक्जेनिक सिद्धांत या अति ऑक्जेनिकी सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब अति ऑक्जेनिकी सिद्धांत क्या है यहाँ पर? अति ऑक्जेनिकी सिद्धांत का मतलब है कि जब हम टिश्यू कल्चर के अंदर, अब पहले तो ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है या हार्मोन है और उस वक्त तक ऑक्सीजन की खोज हो चुकी थी और प्लांट जो टिश्यू कल्चर के अंदर जो ठोस पदार्थ था उसमें ऑक्सीजन को मिलाया जाने लगा था। लेकिन इन्होंने हाइपर ऑक्जेनिक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत का मतलब है कि जब हम टिश्यू कल्चर के दौरान लगातार ठोस पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन को डालते हैं तो कोशिकाएं जो है वो ऑक्सीजन के प्रति हैबिचुअलाइज हो जाती है और उसके बाद में इन हैबिचुअलाइज कोशिकाओं को अधिक या आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि अब ये कोशिकाएं बिना ऑक्सीजन के भी ठोस पदार्थ पर ग्रोथ दर्शाने लगती है। इसी को उन्होंने सिद्धांत दिया, हैबिट्यूएशन का सिद्धांत दिया, जो आगे चलकर प्लांट टिश्यू कल्चर के जो इंडस्ट्री है या प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर एक मील का पत्थर साबित हुआ हैबिट्यूएशन का, या आदतन कोशिकाओं का या आदतन टिश्यू जो है, हैबिट्यूएटेड टिश्यू का कंसेप्ट जो है वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। इनके अलावा इन्होंने 1942 के अंदर जो अल्मस ट्री था, अल्मस ट्री के अंदर टिश्यू कल्चर के द्वारा इन्होंने जो कैलस बनाया था, उन कैलस के अंदर पूर्ण रूप से स्वस्थ प्लांटलेट्स या पादपकों का निर्माण इन्होंने किया। इसी कारण से जो टोटी पोटेंसी का कंसेप्ट था, पूर्ण सख्तता का जो कंसेप्ट था, उसको सबसे पहले प्रोफेसर पियर रोजर गॉथरेट ने देखा और प्रतिपादित किया। और टोटी पोटेंसी क्या थी कि हम एक कोशिका से पूर्ण पादप बना सकते हैं। एक कोशिका अपने आप में पूर्ण सख्त है पादप बनाने के लिए या वो ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए पूर्ण सख्त है। तो इस कंसेप्ट को सबसे पहले या टोटी पोटेंस को प्रतिपादित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? प्रोफेसर पियर रोजेट गोथे को। देन अपन देखते हैं कि इनका ही एक स्टूडेंट था इनकी लैब के अंदर ही, जॉर्ज मॉरेल, जो इनका स्टूडेंट था। और इनका भी प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर या प्लांट टिश्यू कल्चर का जो अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें इनका नाम भी बड़े आदर के साथ दिया जाता है, जॉर्ज मॉरेल का, जो कि किसके स्टूडेंट थे? प्रोफेसर गॉथरेट के ही स्टूडेंट थे। और इन्होंने जो मेन काम किया था, वो मेन काम कौन सा था? एक बीजपत्री पादपों के ऊपर काम करना इन्होंने शुरू किया। इससे पहले तक जितना भी प्लांट टिश्यू कल्चर था वो सब किसके ऊपर हो रहा था? डाइकोट प्लांट्स के ऊपर हो रहा था। लेकिन इन्होंने मोनोकोट प्लांट जो है, जैसे ग्लैडियोलस है, आइरिस है, लिली है, इनके ऊपर इन्होंने काम करना शुरू किया और इनकी टेक्निक को विकसित किया। इसके अलावा इनका जो मेन एक योगदान था, रॉयल फर्न को आर्टिफिशियल माध्यम के ऊपर टिश्यू कल्चर के द्वारा उगाना। क्योंकि उस वक्त रॉयल फर्न जो था वो प्राकृतिक रूप से बहुत मुश्किल से डेवलप होता था, बहुत धीरे धीरे उगता था और उसकी डिमांड थी, इसलिए रॉयल फर्न को उन्होंने टिश्यू कल्चर के माध्यम से उगाने में सफलता प्राप्त की। यहाँ से टिश्यू कल्चर के द्वारा इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण जो है, या इंडस्ट्री के अंदर टिश्यू कल्चर का कैसे उपयोग कर सकते हैं, जो आगे चलकर आज हम देखते हैं कि इससे ऑर्किड इंडस्ट्री है, ऑर्किड के प्लांट को डेवलप करने की इंडस्ट्री है। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया? जॉर्ज मॉरेल के द्वारा आया। इसके साथ में उन्होंने 1955 के अंदर वायरस फ्री प्लांट का कंसेप्ट दिया। टिश्यू कल्चर के द्वारा वायरस फ्री प्लांट जो है, उन वायरस फ्री प्लांट का कंसेप्ट दिया। इसके साथ में इनका एक और मेजर योगदान है और वो योगदान था ऑर्किड कल्चर।
हम कहेंगे ऑर्किड क्या होते हैं, ऑर्किड एपीफाइट प्लांट हैं जो दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं, एपीफिटिक प्लांट हैं। और इनकी मांग क्यों है ऑर्किड प्लांट्स की, इनके फूलों की वजह से। जो इनके फ्लावर्स होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इनकी काफ़ी डिमांड है। कभी तुमने आप लोगों ने देखा होगा जो रैंप वॉक करती है मॉडल्स, वो कई बार ऑर्किड के फूलों की माला पहनती है। काफ़ी कॉस्टली होते हैं ये, लेकिन समस्या क्या है कि ऑर्किड के जो प्लांट है वो नेचुरली बहुत धीमी ग्रोथ करते हैं, बहुत धीमी ग्रोथ करते हैं। इस कारण उनके फ्लावर भी बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। तो उन्होंने ऑर्किड कल्चर जो था, जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा उन्होंने ऑर्किड्स का कल्चर आर्टिफिशियल माध्यम के ऊपर करना शुरू किया। और आगे चलकर इस टेक्निक ने पूरा का पूरा एक इंडस्ट्री का रूप लिया, जहां आज हम देखते हैं कि ऑर्किड कल्चर की कई सारी कंपनियां हैं जो ऑर्किड्स को टिश्यू कल्चर के द्वारा कल्चर कर कर उनके फूलों का प्रोडक्शन करती है। देन इनका जो तीसरा योगदान था जॉर्ज मॉरेल का, वो था ऑपिन्स की खोज। दो ऑपिन्स जो थी, जो कि एक प्रकार के हार्मोन हैं, और इन हार्मोन की उन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर खोज की। बाद में अपन देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, उसके अंदर भी एक प्लाज्मिड खोजा गया जिसके द्वारा ये दोनों ओपिन्स का निर्माण हो रहा था। तो इस ओपिन के द्वारा प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर फिर एक नई टेक्निक का इजाद हुआ। लंबे समय तक प्लांट को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं उसका इन्होंने पता लगाया। तो ये कुछ योगदान जो थे वो किसके द्वारा दिए गए, जॉर्ज मॉरेल नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए। देन टिश्यू कल्चर के अंदर नेक्स्ट जो साइंटिस्ट का नाम आता है वो फिलिप वाइट का आता है, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। फिलिप वाइट अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और अमेरिका के रॉकफेलर संस्थान जो है उसके अंदर, न्यू जर्सी के अंदर है ये रॉकफेलर संस्थान, यहाँ ये कार्य करते थे। वहाँ एक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे थे। इन्होंने 1934 के अंदर टमाटर की जो रूट टिप है, इन रूट टिप्स को असीमित समय तक, इवन दैट अपनी मृत्यु तक सब कल्चर करते रहे। जो इन्होंने कैलस कल्चर लगाया था जो टमाटर रूट टिप का, उनको असीमित समय तक कल्चर करने का कंसेप्ट इन्होंने दिया। साथ में जब उस समय स्टैनले मोजेक, जिन्होंने टीएमवी मोजेक वायरस की खोज थी स्टैनले ने, तो उनके साथ मिलकर इन्होंने वायरस फ्री प्लांट का कंसेप्ट भी दिया फिलिप वाइट ने। कैसे दिया उन्होंने वायरस फ्री प्लांट का क्लब, जब उन्होंने देखा कि टमाटर के ऐसे प्लांट जो कि वायरस से ग्रसित थे, टोबैको मोजेक वायरस से ग्रसित थे, उन्होंने ऐसे रोगजनक पादपों की मूल आग्र या रूट टिप ली, और उन रूट टिप को जब ग्रोथ किया तो उससे बनने वाले जो प्लांट थे वो प्लांट कैसे थे, वायरस से फ्री थे। यानी कि इन बनने वाले प्लांट के अंदर अब वायरस इन्फेक्शन नहीं कर पा रहा था। तो ये जो कंसेप्ट था कि रूट टिप के द्वारा हम, या मेरिस्टेम कल्चर, आगे जाकर यही टेक्निक किसमें कन्वर्ट हुई, मेरिस्टेम कल्चर के अंदर कन्वर्ट हुई, और वायरस फ्री प्लांट बनाने का कंसेप्ट अपने पास में आया। तो ये किसका योगदान था, फिलिप वाइट का योगदान था। इसको अपन बोलते हैं डुअल कल्चर बोलते हैं। डुअल कल्चर का मतलब जिसमें रोगजनक प्लांट से उन्होंने मेरिस्टेम लेकर क्या डेवलप किया, वायरस फ्री प्लांट का निर्माण किया। इसके अलावा इनका जो दूसरा योगदान था वो योगदान था हाइब्रिड कल्चर, या टिश्यू कल्चर के द्वारा हाइब्रिड प्लांट कैसे प्राप्त कर सके। उन्होंने तंबाकू की दो प्रजाति, निकोशियाना ग्लाउका और निकोशियाना लॉन्ग्सडॉर्फी जो थी, उन दोनों प्रजातियों के बीच में संकरण करवाकर, हाइब्रिडाइजेशन करवाकर एक हाइब्रिड प्लांट जो था वो टिश्यू कल्चर के द्वारा डेवलप किया। यानी कि यहाँ पर नेचुरल संकरण नहीं था, इसमें उन्होंने दोनों पौधों की कोशिकाओं को हाइब्रिड कर कर और टिश्यू कल्चर के द्वारा हाइब्रिड कर कर इस प्लांट का निर्माण किया। तो टिश्यू कल्चर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट था वो भी किसके द्वारा आया, फिलिप वाइट के द्वारा ही आया। इसके अलावा इनका जो तीसरा बड़ा योगदान था वो योगदान था वाइट का माध्यम। इन्होंने अपने द्वारा एक पोष पदार्थ का निर्माण किया, और ये जो पोष पदार्थ था, इस पोष पदार्थ में उन्होंने उस वक्त तक ज्ञात सभी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट,
साथ में वाइटामिन्स, और वाइटामिन्स भी जैसे कौन कौन से वाइटामिन्स के अंदर थायमिन है, पायरिडोक्सिन है, नियासिन है, इन निकोटिनिक एसिड है, इन सब का इन्होंने अपने पोषक पदार्थ के अंदर उपयोग किया और लंबे समय तक प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर इनके पोषक पदार्थ को उपयोग में लिया गया। वाइट का पोषक पदार्थ का नाम ही क्या था, वाइट मीडियम जो था वो इनके द्वारा बनाया गया और लंबे समय तक कई दूसरे रिसर्च स्कॉलर के द्वारा इनके पोषक पदार्थ को उपयोग में लिया गया। और इनके द्वारा जो एक किताब लिखी गई वो किताब भी लंबे समय तक, और जो बुक थी वो बुक थी, इन्होंने बुक लिखी थी उत्तक संवर्धन के ऊपर, प्लांट टिश्यू कल्चर के ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी थी प्रोफेसर फिलिप वाइट ने। वो लंबे समय तक रिसर्च स्कॉलर के लिए एज ए रेफरेंस बुक काम में आई टिश्यू कल्चर के जरिए। तो ये भी इनका भी एक बड़ा योगदान था टिश्यू कल्चर के अंदर। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है जिनका भी बहुत बड़ा योगदान था वो था FC स्टीवर्ट। FC स्टीवर्ट जो थे, FC स्टीवर्ट ने सबसे पहले कुछ विशेष प्रकार के उपकरण बनाए जिनके द्वारा प्लांट टिश्यू कल्चर के में आसानी हुई। जैसे सिंगल सेल को कल्चर करने के लिए उन्होंने निप्पल फ्लास्क जो है, निप्पल फ्लास्क आपने डायग्राम देखा होगा, इस तरह का निप्पल फ्लास्क होता है जिसमें छोटे छोटे निप्पल जैसी स्ट्रक्चर होती है, और इन निप्पल फ्लास्क के अंदर उन्होंने किसका निर्माण किया, सिंगल सेल कोशिकाओं को कल्चर करने में सफलता प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने जो गाजर के उत्तक था, उस गाजर के उत्तक से उन्होंने सैकड़ों भ्रूण प्राप्त किए, पूर्ण रूप से भ्रूण प्राप्त किए गाजर के उत्तक से। और यहाँ एक बार फिर टोटी पोटेंसी जो थी वो, या पूर्ण सत्यता को पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया कि इन्होंने FC स्टीवर्ट ने। तो ये साइंटिस्ट जो थे, इनके कई और साइंटिस्ट भी ऐसे हैं जिनका अलग अलग योगदान रहा। इन्हीं में एक नाम और कौन सा है, जे रीनट। ये भी अमेरिकन साइंटिस्ट थे। जे रीनट भी ये थे जर्मन पादप उत्तक संवर्धन थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने भी कई सारे उपयोग किए। और मेन जो इनका योगदान था वो योगदान था पोषक पदार्थ के अंदर वाइटामिन्स का, हार्मोन्स का, और हार्मोन्स और वाइटामिन्स को मिलाकर पोषक पदार्थ के अंदर अच्छा पोषक पदार्थ बनाना, जिसके द्वारा टिश्यू कल्चर जो है वो आसान हुआ। इसके अलावा उन्होंने इनके जो मेजर योगदान था वो मेजर योगदान था हैप्लॉइड प्लांट का कल्चर करना, प्रोटोप्लास्ट से प्लांट का कल्चर करना या प्रोटोप्लास्ट डेवलपमेंट करना। प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं अपन, प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है कोशिका भित्ति रहित कोशिका। प्लांट सेल के ऊपर एक कोशिका भित्ति होती है, तो इस कोशिका भित्ति को अगर हटा दें तो केवल क्या बचता है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो है उसका कंसेप्ट किनके द्वारा आया, जे रीनट के द्वारा प्रोटोप्लास्ट कल्चर आया। देन इनके द्वारा लिखी गई ये किताब जो कि काफ़ी लंबे समय तक, जो कि स्प्रिंगर वर्लॉग जो है पब्लिशर, उसके द्वारा पब्लिश की गई थी, और स्प्रिंगर वर्लॉग एक अच्छा पब्लिकेशन माना जाता है आज भी। तो अपन देखिए इनके द्वारा जो लिखी गई किताब थी वो लंबे समय तक टिश्यू कल्चर के अंदर एज ए रेफरेंस किताब या रेफरेंस बुक के रूप में काम में आई, और प्लांट का नाम बुक का नाम था प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर, जो कि स्प्रिंगर वर्लॉग के द्वारा पब्लिश की गई थी। तो इनका भी एक बहुत अच्छा स्थान है प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, जे रीनट का। देन एक इंडियन साइंटिस्ट है इंद्र कुमार वासिल। इंद्र कुमार वासिल जो थे वो इंडियन साइंटिस्ट थे। बेसिकली इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी MSc जो थी या PhD की उपाधि जो थी वो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी, MSc और PhD की उपाधि। इसके बाद में वो 1962 और 1963 में इलिनॉइस विश्वविद्यालय अमेरिका में, और उसके बाद में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय, यहाँ से उन्होंने और उच्च शिक्षा प्राप्त की, और अल्टीमेटली वो विस्कॉन्सिन जो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका का, वहाँ पर वो प्रोफेसर नियुक्त हुए और
सेवानिवृत्त भी वहीं से हुए। इनका जो मुख्य योगदान है इंद्र कुमार वासिल का, वो मुख्य योगदान था मोनोकोट प्लांट्स के ऊपर काम करना। मोनोकोट या एक बीजपत्री पौधों के ऊपर उन्होंने काम किया टिश्यू कल्चर के अंदर। इसके अलावा इन्होंने एम्ब्रियोनिक और ए एम्ब्रियोनिक यानी कि भ्रूणीय और अभ्रूणजनक कोशिका जो है टिश्यू कल्चर के अंदर, या टिश्यू कल्चर के अंदर जो कैलस बनता है, उस कैलस के अंदर उन्होंने एम्ब्रियोनिक और नॉन एम्ब्रियोनिक सेल्स की पहचान बताई। कैसे बताई उन्होंने कि जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होती है वो दानेदार, कॉम्पैक्ट, सहज जिसको अपन बोलते हैं कॉम्पैक्ट होती है, सफ़ेद रंग की दानेदार और कम पानी युक्त कोशिकाएं, जबकि जो नॉन एम्ब्रियोनिक कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे थोड़ी अलग, नॉन कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट नहीं होती है और उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा मात्रा में होती है, गंदली सी पीली सी होती है। तो इन कोशिकाओं के अंदर डिफरेंस के द्वारा उन्होंने बताया कि हम एम्ब्रियोनिक कोशिकाओं को अलग कर अगर उनका कल्चर करें तो आसानी से भ्रूण प्राप्त कर सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। इसके अलावा इन्होंने जो योगदान दिया वो था जो मोनोकोट्स हैं, उन मोनोकोट्स के अंदर जीन परिवर्तन कर जो जेनेटिक क्रॉप्स जिसको अपन आज बोलते हैं, जीएम क्रॉप्स जिसको बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उस मॉडिफाइड क्रॉप का भी कंसेप्ट इन्होंने दिया इंद्र कुमार वासिल ने। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ जो जर्नल है, फेमस जर्नल है, उसके संपादक भी रहे। जैसे अपन बात करते हैं नेचर बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट साइंस और इसी तरह से प्लांट सेल रिपोर्ट जो था, इनके ये संपादक समूहों में भी रहे लंबे समय तक। देन इनका जो चौथा योगदान था वो योगदान था गेहूं के पौधों में ग्लूटीन रोधी जीन्स और इसी तरह से इंसेक्ट रोधी जीन्स या इंसेक्ट प्रतिरोधी जीन्स, तो इनको गेहूं के पौधे के अंदर या गेहूं के पौधे के अंदर डालकर उनको एक्सप्रेस करवाना, ये भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन चूंकि इनका मेजर काम किसके ऊपर है, एक बीजपत्री पादपों के ऊपर, प्लांट टिश्यू कल्चर, तो एक बीजपत्री प्लांट के अंदर भी इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। देन अपन बात करते हैं फॉल्के स्कूग, ये भी एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, फॉल्के स्कूग या स्कूग जिसको अपन बोलते हैं, फॉल्के स्कूग, और इन विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय, अमेरिका के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में ये काम कर रहे थे। इन्होंने दूसरे साथियों के साथ मिलकर पोष पदार्थ के अंदर प्यूरिन, अपन जानते हैं प्यूरिन को, प्यूरिन और एडेनिन जो क्षार है, बेस है, उनको मिलाया उन्होंने पोष पदार्थ के अंदर। इसके अलावा इन्होंने एक हैरिंग स्पर्म वेल जो था उससे प्राप्त डीएनए से ऑटोक्लेव करने पर एक पदार्थ प्राप्त हुआ इनको, काइनेटिन पदार्थ, और उसका उपयोग इन्होंने पोष पदार्थ में किया, जिससे इनको बहुत आसानी से कोशिकाओं के अंदर ग्रोथ नजर आई, सेल डिवीजन नजर आया। इनकी जो महत्वपूर्ण खोज थी फॉल्के स्कूग की, वो थी काइनेटिन, काइनेटिन की खोज, जो इन्होंने जिया मेज या जो मक्के का पादप है, उस मक्के के पादप से इन्होंने एक हार्मोन निकाला जो था काइनेटिन, जिसको नाम दिया, और इसके द्वारा प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर एक रेवोल्यूशनरी ग्रोथ, क्योंकि इससे पहले तक ऑक्सीजन की खोज तो हो चुकी थी, लेकिन अभी तक प्लांट सेल को डिवाइड करने के लिए नारियल पानी या इष्ट निचोड़ को ही काम में ले लेते हैं, लेकिन अब इनको ये पता चला कि काइनेटिन जो है इसके द्वारा हम सेल को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, और यही से ऑक्सीजन और साइटोकाइन या ऑक्सीजन काइनेटिन का जो रेशियो था, दोनों का रेशियो था, जिसके द्वारा हम टिश्यू कल्चर के अंदर कैसे सेल को ग्रोथ करवा सकते हैं और कैसे उनको डिवाइड करवा सकते हैं, इसका कंसेप्ट आया। काइनेटिन ऑक्सीजन रेशियो का जो सबसे पहले कंसेप्ट दिया वो किसने दिया, फॉल्के स्कूग ने ही कंसेप्ट दिया। इनके अलावा उत्तक संवर्धन और जो माइक्रो प्रोपेगेशन का था, माइक्रो प्रोपेगेशन का भी कंसेप्ट जो था, या सूक्ष्म प्रवर्धन का कंसेप्ट, वो किनके द्वारा आया, फॉल्के स्कूग के द्वारा ही आया। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो अपने पास में है जिनका महत्वपूर्ण योगदान है प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, और वो कौन है,
ईसी कोकिंग। ईसी कोकिंग एक इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, और इनके और सहयोगियों ने प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो है इस टेक्निक को सबसे पहले यूज में लिया। इस टेक्निक का कंसेप्ट दिया, प्रोटोप्लास्ट को कैसे कल्चर किया जा सकता है, और प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करने के लिए उन्होंने एंजाइम्स का उपयोग किया। इससे पहले तक प्रोटोप्लास्ट कैसे प्राप्त कर रहे थे, यांत्रिक विधि के द्वारा करते थे, लेकिन अब इन्होंने एंजाइम का उपयोग करते हुए प्रोटोप्लास्ट जो है उस प्रोटोप्लास्ट से टमाटर की कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट इन्होंने प्राप्त किए, और इन प्रोटोप्लास्ट के द्वारा ही इन्होंने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया, कायिक संकरण का। अब कायिक संकरण क्या है, जिसमें अपन देखते हैं कि दो पौधों की कायिक कोशिकाओं के बीच में या दो अलग अलग पौधों की कायिक कोशिकाओं के बीच में संकरण करवाकर उनका फिर टिश्यू कल्चर करना, इसको अपन बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या कायिक संकरण। और इसका कंसेप्ट इन्होंने दिया, ईसी कोकिंग ने इसका कंसेप्ट दिया। ये भी एक मील का पत्थर साबित हुआ, किसमें, टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री में कायिक संकरण जो है या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन और प्रोटोप्लास्ट कल्चर। देन एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जे रिकर एंड एसी हिल्डेब्रांड। ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं, ये दोनों साइंटिस्ट भी अमेरिका की विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, और इन्होंने कई सारे कंसेप्ट दिए, जैसे माइक्रो चैम्बर कंसेप्ट। माइक्रो चैम्बर किसको बोलते हैं, जिसमें एक सिंगल कोशिका को भी प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर ग्रोथ किया जा सकता है, या जिसका टिश्यू कल्चर किया जा सकता है। अब यहाँ टिश्यू कल्चर नहीं कर रहे, टिश्यू का मतलब तो कई सारे कोशिकाओं का समूह है, लेकिन माइक्रो चैम्बर के अंदर एक सिंगल कोशिका को भी डेवलप करवाकर उससे टिश्यू प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर देखा जाए तो कंप्लीट टोटीपोटेंसी का जो कंसेप्ट है, यानी कि सिंगल कोशिका से, मात्र एक कोशिका से हम पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं। तो माइक्रो चैम्बर जो कंसेप्ट था वो इन दोनों साइंटिस्टों ने ही दिया। देन दूसरा कंसेप्ट जो था वो था नर्स सेल टेक्निक, जो कि बाद में लंबे समय तक या आज भी अपन काम में लेते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, नर्स सेल टेक्निक। अब क्या है नर्स सेल टेक्निक? नर्स का मतलब क्या होता है, केयर करने वाली। अपन हॉस्पिटल में देखते हैं ना, नर्स केयर करने वाली ना, तो यहाँ नर्स क्यों बोला इसको? उन्होंने देखा कि जो हैबिचुएटेड सेल थी, आदतन सेल थी, जिसका कंसेप्ट किसने दिया था? प्रोफेसर पियर रोजर गोथरेट ने दिया था, ठीक है ना। तो उन आदतन कोशिकाओं को, जिनको अब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, ऐसी आदतन कोशिकाओं से प्राप्त कैलस को हम लेकर अगर उसके ऊपर एक फिल्टर पेपर रखते हैं और उसी प्लांट की नई कोशिकाएं अगर उसके ऊपर पहली बार टिश्यू कल्चर के लिए काम में ले रहे हैं, तो अपन देखते हैं कि इन आदतन कोशिकाओं के द्वारा कुछ ऐसे रसायनों का सिक्रीशन होता है जो इन नई कोशिकाओं के अंदर विभाजन को और ग्रोथ को आसान बना देता है। यानी कि वो कोशिकाएं एबॉर्ट नहीं होती है, आसानी से प्लांट आर्टिफिशियल माध्यम पर ग्रोथ हो जाती है। कहने का मतलब है पहले से उपस्थित कोशिकाओं ने नई कोशिकाओं को क्या दिया? सहयोग दिया। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? नर्स सेल टेक्निक बोलते हैं। तो आज अपन देखते हैं इस नर्स सेल टेक्निक के द्वारा कई प्लांट्स में, जिनमें पहले प्लांट टिश्यू कल्चर संभव नहीं हो पा रहा था, आज नर्स सेल टेक्निक के द्वारा प्लांट टिश्यू कल्चर को भी सहयोग प्राप्त हुआ और उन प्लांट्स के अंदर सहयोग प्राप्त हुआ। देन सिंगल सेल के क्लोन जो है वो बनाने का कंसेप्ट जी इन दोनों साइंटिस्टों के द्वारा ही प्राप्त हुआ, एक कोशिका से क्लोन बनाना। देन मेरिस्टेम कल्चर, या जो विभज्योत्तक कोशिकाएं हैं, इन विभज्योत्तक या मेरिस्टेम कल्चर का जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट भी इन दोनों साइंटिस्टों के द्वारा ही प्राप्त हुआ। आज हम देखते हैं कि मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा हम कई सारे प्लांट, जैसे हॉर्टिकल्चर के अंदर या हॉर्टिकल्चर जो उसके अंदर कई सारे प्लांट को हमने मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा ही डेवलप किया है। तो ये जो टेक्निक है मेरिस्टेम कल्चर की, ये भी इन दोनों साइंटिस्टों का योगदान था, इनका कंसेप्ट था। देन
एक और साइंटिस्ट का नाम आता है तोशियो मुराशिगे। तोशियो मुराशिगे जापानीज साइंटिस्ट थे ये, लेकिन काम कहाँ पर करते थे, ये भी अमेरिका के अंदर ही काम करते थे, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में ही काम करते थे। और इन्होंने उस वक्त तक का जो फिलिप का वाइट का मीडियम था, उस वक्त अपन ने बताया था कि प्रोफेसर फिलिप वाइट जो है, जिन्होंने अपना पोस्ट पदार्थ बनाया था वाइट का मीडियम, उस मीडियम के अंदर इन्होंने कई सारे चेंजेस किए, और उन चेंजेस के द्वारा कर कर इन्होंने जो अपना खुद का जो मीडियम बनाया, वो मीडियम कौन सा था, मुराशिगे मीडियम। और बाद में मुराशिगे और स्कूक, फॉल्के स्कूक जो थे, इन दोनों ने मिलकर, क्योंकि फॉल्के स्कूक ने काइनेटिन और ऑक्सीजन का रेशियो का कंसेप्ट दिया था, और मुराशिगे स्कूक ने फिलिप के जो माध्यम था उसके अंदर कुछ और ऐड किए, और माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐड किए, और इसके बाद में जो माध्यम बना उसको अपन आज की तारीख में जानते हैं एमएस मीडिया। प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर एमएस माध्यम या एमएस मीडिया, मुराशिगे स्कूक मीडियम जो था, जो जिसको हम आज भी काम में लेते हैं। फिश प्लांट टिश्यू कल्चर का जो बेसिक मीडियम है या बेस जो है माध्यम का, वो कौन सा है, मुराशिगे और स्कूक का मीडियम। तो एक मेजर इनका कह सकते हैं योगदान रहा किसमें, प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर आर्टिफिशियल माध्यम ग्रोथ करने में। इनके द्वारा जो लिखी गई किताबें थी मुराशिगे, वो भी लंबे समय तक प्लांट टिश्यू कल्चर में रेफरेंस किताबों के रूप में काम में ली जाती। इनकी जो किताब का नाम था वो था प्लांट प्रोपेगेशन थ्रू टिश्यू कल्चर, एनुअल रिव्यू ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ये पब्लिश हुआ था। इसी तरह से इनका जो एक लेख लिखा था वो था द इम्पैक्ट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर ऑन एग्रीकल्चर, प्रोसीडिंग इंटरनेशनल कांग्रेस प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर ये पब्लिश हुआ था। तो ये दोनों लेख जो थे वो लंबे समय तक क्या रहे, प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर शोधार्थी जो हैं उनके लिए एज ए रेफरेंस के रूप में काम में आए। देन एक भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी को हम भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक भी बोलते हैं, पादप भ्रूण विज्ञान जो है उनका जनक भी बोलते हैं पंचानन माहेश्वरी को। और ये भी जो उस वक्त के इंडिया के अंदर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त हुई थी। इन्होंने भी भ्रूण विज्ञान के द्वारा कई सारे प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर योगदान दिया, जिसमें भ्रूण विज्ञान या भ्रूण को कैसे पहचान सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, एम्ब्रियो कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसका इन्होंने योगदान दिया। देन एक और साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है, जिनका नाम है सतीश गुहा और शिप्रा माहेश्वरी। इनको भी एक रेवोल्यूशनरी खोज, इनके द्वारा जो खोज की गई थी वो थी एंथर कल्चर या पराग कोश संवर्धन। आज हम जानते हैं पराग कोश संवर्धन भी एक इंडस्ट्री का रूप ले चुका है, प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर एक बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। तो जो पराग कोश संवर्धन का कंसेप्ट था वो इन दोनों साइंटिस्ट, भारतीय साइंटिस्ट के द्वारा, एक सतीश गुहा और सतीश माहेश्वरी और दूसरा है शिप्रा गुहा, इन दोनों साइंटिस्ट ने, एक लेडी साइंटिस्ट है शिप्रा गुहा, इन दोनों ने मिलकर टिश्यू कल्चर के अंदर पराग कोश संवर्धन के द्वारा हैप्लॉइड प्लांट, क्योंकि पराग कोश के अंदर जो प्लांट प्लेट बनते हैं स्पोर मदर सेल से, वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और हैप्लॉइड प्लांट्स का काम में आते हैं प्योर लाइन को बनाए रखने के लिए। किसी प्लांट की प्योर लाइन बनानी है हमें तो हैप्लॉइड प्लांट काम में लिए जाते हैं। तो जो एंथर कल्चर का कंसेप्ट आया, वो एंथर कल्चर का कंसेप्ट किसके द्वारा आया, सतीश माहेश्वरी और शिप्रा गुहा के द्वारा आया। तो ये कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर मील के पत्थर साबित हुए। इसके अलावा भी कई सारे सैकड़ों साइंटिस्टों का योगदान है, लेकिन चूँकि सबका वर्णन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये मेजर या मुख्य वो वैज्ञानिक थे जिन वैज्ञानिकों ने प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए अपना योगदान दिया। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक, कौन सा, हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। तब तक के लिए हम अलविदा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम देखेंगे अगली क्लास के। थैंक यू।